अभी तक आपने सुना, जब आपको एक अनजान लड़की पर भरोसा हो गया था तो अपने पिता पर क्यों नहीं? क्यों आखिर एक औरत के कहने पर आप मान गए कि आपके पिता गुनहगार हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आखिर के बेटा अपने बाप पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता था क्या? रूहानी ने रूहान से सवाल किया कि आखिर क्यों उसने बड़े ठाकुर पर भरोसा नहीं किया जैसे उसने उस पर किया आज। आखिर वो उसके पिता थे, वो कैसे मान सकता था कि उसके पिता उसे धोखा दे सकते हैं या उसकी माँ को? रूहानी के इस सवाल पर रूहान का गुस्सा फट पड़ा था। आज सुबह से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था कि वो गुस्सा ना करे, पर रूहानी ने फिर से कुछ ऐसा बोल दिया था जो अब रूहान के गुस्से को बढ़ा चुका था। उसने उसकी तरफ देखकर उसकी गर्दन में हाथ डाल उसके बालों को कस के पकड़कर उसे अपने पास लेकर आया। रूहान के ऐसे पकड़ने पर रूहानी दर्द से कसमसा गई थी। उसने उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, ठाकुर साहब छोड़ें हमें, हमें दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? रूहान ने उसे दर्द में छटपटाता देख उसे बहुत पास लाकर उसके गालों को अपने गालों से लगाते हुए उसके कानों में गुस्से से कहा, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। उनकी गलती थी, उन्होंने गलत किया था, नहीं तो उनके खिलाफ वो सारे सबूत नहीं होते। ये कहते हुए रूहान ने रूहानी के चेहरे को अपने पास लाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और जो दर्द तुम्हें हो रहा है ना, इससे भी बड़ा दर्द मैं 15 साल से अपने सीने में लेकर जी रहा हूँ। मैंने तुमसे 2 मिनट नॉर्मल बात क्या कर ली, तुम तो खुद को पता नहीं क्या समझ बैठे हो। अपनी औकात मत बोलना। मैं तुम्हें हर बार माफ़ इसलिए कर देता हूँ क्योंकि तुम सलोनी भाभी की बहन हो, सिर्फ इसलिए, वरना मुझे कुछ कहने वाले, मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने वाले की ज़िंदगी हराम कर देता हूँ। अभी तक तुमने रूहान सिंह ठाकुर को जाना नहीं है। मैं क्या हूँ ये तुम जानती नहीं हो। रूहानी ने उसकी तरफ देखते हुए दर्द में कहा, आप वो बेटे हैं रूहान सिंह ठाकुर जिसने बिना जाने बिना समझे बस अपने पिता को दोषी मान लिया। आप वो हैं जिसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सच में उसके पिता दोषी थे या नहीं। कभी ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उस रात असल में क्या हुआ था। आप खुद के अंदर 15 साल से एक गुस्से की आग लिए घुट के जी रहे हैं। क्यों नहीं आते आप यहाँ? क्योंकि यहाँ इस महल में आपके पिता के साथ आपकी बहुत सी यादें हैं। आप कमज़ोर हो जाएंगे। आप एक ऐसी लड़की के लिए खड़े हो गए जिसे जाने आपको सिर्फ 6 दिन हुए हैं, पर आप उसके लिए नहीं खड़े हो पाए जिसे आप बचपन से जानते थे। कभी सोचा ऐसा क्यों? ठाकुर साहब, मैं आपसे डरती थी, पर अब आपको देखकर अफसोस होता है कि आपने ये गलत फैसला किया और अपने पिता के साथ अपनी माँ को भी ज़िंदगी भर का वनवास दे दिया। आखिर क्या था ऐसा? किस चीज़ ने आपको ये करने पर मजबूर किया? बोलिए। रूहानी के ऐसे कहने पर रूहान ने उसे ज़ोर से धक्का दिया, जिससे रूहानी जाकर छत की फर्श पर गिर गई। गिरने से रूहानी के हाथ में खरोच आ गई थी। रूहान ने उसे गुस्से में दहक रही अपनी नज़रों से देखते हुए कहा, मैंने उन्हें उनकी पत्नी के पास जाने से मिलने से रोका नहीं है। मैंने खुद एक ऐसे इंसान से दूर किया है जिसने अपने परिवार को धोखा दिया है। अगर वो बात झूठी होती तो ठाकुर रंजीत सिंह के पास उस झूठ के खिलाफ सच्चे सबूत होते, पर नहीं थे। वो खामोश थे। पूछा था मैंने उनसे, पर वो मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दे पाए। उस वक्त कैसे एक बेटे ने सभी गांव वालों के सामने अपने बाप को दोषी कहा होगा? क्या ये सोचा किसी ने? कैसे एक बेटे ने अपनी माँ के सुहाग को किसी और औरत के सुहाग के रूप में दिया होगा? ये सोचा किसी ने? क्या कभी ये सोचा किसी ने कैसे एक बेटा 15 साल से बिना अपने पिता के है? ये कहते हुए रूहान के दहक रही नज़रों में आंसू की बूंदें थीं, जिसे रूहानी ने देख लिया था। उसने खड़े होकर उसके पास आते हुए कहा, अगर ऐसा है तो क्यों एक बार कोशिश नहीं करते आप? क्या पता एक बेटा दोबारा से अपने पिता से मिल जाए। ठाकुर साहब बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास पिता होता है, उनका नाम होता है, एक पहचान होती है। मत करें आगे ऐसा, वक्त है अभी कि आप कोशिश करें। ये कहते हुए उसने रूहान के बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछना चाहा, पर रूहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बोल रूहान वहाँ से चला गया। रूहानी उसे जाते हुए देखकर खुद से बोली, इतने दर्द में है तो क्यों नहीं इस दर्द का इलाज कर लेते? क्यों आप खुद को इस घुटन में रखे हुए हैं? रूहानी भी अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह का वक्त पूजा कर
रूहानी की आंख खुली तो उसने देखा कि आज उसे उठने में देर हो गया था। वो जल्दी से उठी और नहा के रेडी हो गई, पर जैसे उसकी नज़र अपने हाथों पर गई तो उसने देखा उसके हाथों के जख्म दिख रहे थे। अगर किसी ने देख लिया तो सवाल करने लगेंगे। उसने कुछ सोचा और जाकर अलमारी से कोई ऐसी ड्रेस निकाल ली। उसने पहले हाथ पर पट्टी की और ड्रेस बदल के खुद को आईने में देखते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। और ये बोलकर वो नीचे चल दी। रूपा और रानी बैठी पूजा के लिए फूलों की माला बना रही थी। रूहानी जब नीचे आई तो वो उन दोनों को देख के उनके पास आ गई। रूहानी उन दोनों के पास खड़ी होती हुई रूपा से बोली, अरे आंटी जी नहीं आई क्या? वक्त तो हो गया है। तब क्या हुआ जो आंटी नहीं आई? पता नहीं, हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं पर अभी तक वो आई नहीं है। जा रूपा, जाकर देख कहाँ है बड़ी माँ। उसके कहने पर रूपा उठ के चाची जी के कमरे की तरफ चल दी। रूहानी वहीं बैठी रानी की मदद करने लगी। कुछ देर में रूपा भागती हुई आई और अंदर दोनों से बोली, भाभी दीदी बड़ी ठकुराइन बेहोश अपने कमरे में पड़ी हैं, उनके माथे से खून भी निकल रहा है, आओ जल्दी चलिए। ये सुनते ही दोनों जल्दी से चाची जी के कमरे की तरफ भागी। वहाँ पहुँच के देखा तो चाची जी बेहोश पड़ी थी। रानी और रूहानी दोनों उनके पास गए। आंटी आंटी, रूहानी की आवाज़ देने पर जब चाची जी नहीं उठी तब रूहानी ने रूपा से कहा, रूपा जा बड़े ठाकुर साहब और सबको बता दे और डॉक्टर को फ़ोन करके बुला ले। रूपा सुन के जल्दी से बाहर भागी। रानी ने जल्दी से दरवाजे तक गई और नौकरों को बुला लाई। उनके आते ही उसने कहा, बड़ी माँ को बिस्तर पर लिटाओ आराम से। उसके कहने पर नौकरों ने जल्दी से उन्हें उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। तभी सब लोग अंदर आए। उन सब के साथ बड़े ठाकुर और केसर भी आई। बड़े ठाकुर चाची जी को देखकर बोले, क्या हुआ इन्हें, कैसी हुई इनकी हालत? उनकी बात का जवाब देते हुए रानी ने कहा, बड़े पापा आज जब सुबह बड़ी माँ पूजा के लिए नहीं आई तो हमने रूपा को भेजा था देखने। उसने आकर बताया कि बड़ी माँ बेहोश हो गई हैं। तब मैं और रूहानी भाग के इनके पास आए। किसी ने डॉक्टर को फ़ोन किया? बड़े ठाकुर के पूछने पर रूहानी ने कहा, जी कर दिया है। तब तक आदित्य और सलोनी भी वहाँ आ गए थे। सलोनी को वहाँ रखे सोफे पर बैठा दिया। आदित्य खुद आकर बड़े ठाकुर के बगल में खड़ा हो गया। सोम इस पूरी सिचुएशन में कहीं नहीं था क्योंकि वो रात से महल ही नहीं आया था। सोहम जी, सुनंदा जी वहीं खड़े थे। मनोहर जी और सुमित्रा जी भी वहाँ आ गए थे। तभी रूहानी को आया कि रूहान को इस बारे में पता नहीं है। वो जल्दी से भागते हुए उसके पास गई। देखा तो वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। उसने टाई उठाई ही थी कि रूहानी ने उससे कहा, ठाकुर साहब आंटी जी की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी से चलें। उसके ये बोलते ही रूहान ने टाई वहीं छोड़ी और महल की तरफ कदम बढ़ाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ उन्हें? कल तो ठीक थी, तो आज क्या हो गया? पता नहीं ठाकुर साहब। ये कहते हुए रूहानी उसके पीछे ही चली जा रही थी। रूहान साची जी के कमरे में पहुंचा तो देखा साची जी बेसुध पड़ी थी। ये देख रूहान उनके पास आकर बैठते हुए बोला, क्या हुआ इन्हें माँ? उसकी आंखों डर और दर्द दोनों साथ दिखाई दे रहा था। इस वक्त कुछ वक्त में डॉक्टर साहब आए। उन्हें देख बड़े ठाकुर ने कहा, आइए डॉक्टर साहब देखें इन्हें क्या हो गया है। डॉक्टर साची जी के पास एक चेयर लेकर बैठ गए। देखने लगे। डॉक्टर ने उन्हें देखा, उनकी सर पर पट्टी की और उनका बीपी चेक कर शुगर लेवल चेक करा और कुछ लिखते हुए बोले, इनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया था और मैंने इंसुलिन दे दिया है। कुछ देर में शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, पर इनके खाने पीने पर ध्यान रखें और इनका बीपी भी हाई था। तो आप सब प्लीज़ ऐसी कोई बात ना करें जिससे इन्हें टेंशन हो या ये कुछ सोचें। इन्हें शांत रखें और खुश। बाकी मैं एक बार शाम को आकर चेक कर जाऊँगा इन्हें। ये बोलकर डॉक्टर चले गए। उनके जाने के बाद रूहान का गुस्सा बड़े ठाकुर पर फट पड़ा। आप चाहते क्या हैं? क्यों चले आते हैं आप? मना किया है ना मैंने आपको, कहा है ना कि मेरी माँ से दूर रहें, फिर क्यों? निकलिए यहाँ से, इस कमरे से बाहर, और दोबारा यहाँ मत आना। ये बोलते हुए वो ठाकुर साहब को बाहर निकालने लगा। ठाकुर साहब कुछ नहीं बोल रहे थे, उनकी आंखों में बस आंसू थे। केसर ने रूहान को रोकना चाहा तो उसने गुस्से भरी लाल नज़रों से उसे देखा तो वो बाहर शांत खड़ी रही। ये सब देख रही रूहानी ने रूहान का हाथ पकड़कर उसके हाथ बड़े ठाकुर साहब का हाथ छुड़ा के बड़े ठाकुर की तरफ बिना देखे बोली, बड़े ठाकुर इस वक्त आपकी पत्नी को आपकी ज़रूरत है, आप उनके पास बैठें। ये बोल वो रूहान को बाहर कर आई। उसके पीछे सलोनी, आदित्य और बाकी सब भी आए। बस बड़े ठाकुर साची जी के पास रहे। रूहान ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ा के उससे कहा, ये मेरे और उनके बीच का मामला है, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? कौन हो तुम मेरे और उनके बीच में आने वाली? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये करने की? इसकी बहुत बड़ी सज़ा तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रूहान इस वक्त बहुत गुस्से में था
उसका मुंह इस वक्त गुस्से में तमतमा रहा था। उसका गुस्सा देखकर आज सब डर गए थे। रूहान के ऐसे चिल्लाने पर रूहानी ने गुस्से में कहा, ठाकुर साहब, मैं कोई नहीं हूँ, पर वो जिसे आप हाथ पकड़ के कमरे से बाहर कर रहे थे वो आपके बाप, आपकी माँ के पति हैं। आपने उनसे रिश्ते तोड़े, आपने उनसे बात करना बंद किया है। आपने 15 सालों से उनका चेहरा नहीं देखा, पर जिसके कमरे से आप उन्हें बाहर निकाल रहे थे वो उनके पति हैं, और उन्हें उनसे दूर करने का या उनके पास रखने का हक आपको नहीं है। आप खुद के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं, पर उनके लिए नहीं। आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? आपके अंदर कितना गुस्सा है? तो सुनिए ठाकुर साहब, आप गुस्सा उन पर नहीं, खुद पर है। तो अपने गुस्से को चाहे तो किसी पर भी निकालें, पर इस वक्त यहाँ आपके गुस्से की ज़रूरत नहीं है। बड़े ठाकुर तब तक वहाँ रहेंगे जब तक ठाकुराइन खुद नहीं कह देती हैं कि वो बड़े ठाकुर को अपने कमरे में नहीं चाहती हैं। और ये बात आपको अगर यहाँ रहना है तो रहें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। वैसे भी 2 साल से आप नहीं थे तो भी आंटी ठीक थी, आज भी वो ठीक रहेंगी। तो आप सोच लें। ये बोल रूहानी वहाँ से जा चुकी थी। आज रूहानी का ये रूप देखकर सब शौक थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही रूहानी है जो कभी रूहान के सामने क्या किसी के सामने खड़ी नहीं होती थी। रूहानी को जो बोलना था वो बोल के जा चुकी थी। रूहान गुस्से में खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से साफ झलक रहा था। उसने इस वक्त अपने गुस्से को अपनी माँ के लिए दबा लिया। सब वापस से साची जी के कमरे में आ गए थे। रूहान बस वहाँ गुस्से में खड़ा था। रूहानी जब साची जी के कमरे में आई तो उसने देखा कि बड़े ठाकुर साची जी के हाथ पकड़े बैठे थे। रूहानी ने उन्हें देखते हुए कहा, बड़े ठाकुर जी, आप परेशान ना हो, आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आप देखना, उठते ही सबसे पहले आपका नाम लेंगी और आपको अपने पास देखकर वो बोलेंगी, अजी आप यही हैं। उसके ये बोलते ही साची जी को होश आया और उन्होंने आंखें खोली और अपने हाथ में बड़े ठाकुर के हाथों की गर्मी को महसूस करते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप यहीं हैं? उनकी बात सुनकर बड़े ठाकुर ने कहा, हाँ साची, हम यहीं हैं, आप ठीक है ना आप? उनके ये कहते ही साची जी ने आंखों को खोल के देखा तो बड़े ठाकुर उसका हाथ थामे बैठे थे और उसे ही देख रहे थे। ये देखकर साची जी मुस्कुरा दी। रूहानी के साथ वहाँ खड़े सब ये देखकर खुश थे। तभी रूहानी ने बड़े ठाकुर से कहा, देखा बड़े ठाकुर साहब, हम ना कहते थे ना, आंटी होश में आते ही ये बोलेंगी। उसकी बात सुन ठाकुर साहब के साथ साथ बाकी सब भी हंस दिए। साची जी ने सबको देखते हुए पूछा, रूहान कहाँ है? इस पर रूहानी ने उनसे कहा, वो बाहर बैठे हैं, आपके होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उन्हें अभी बोल देती हूँ। साची जी को आराम करने का बोलकर सब चले गए। सबके जाने के बाद रूहानी हाल में आई तो उसने देखा रूहान सोफे पर बैठा था। रूहानी ने एक नौकर को बुलाया और उससे तेज़ आवाज़ में बोली, भैया, आंटी को होश आ गया है, आप कुछ हल्का सा उनके लिए खाने को ले आएं और अपने छोटे ठाकुर से कह दें कि वो जाकर अपनी माँ से मिल लें, वो उन्हें पूछ रही थी। रूहान ने ये सुना तो वो उठ के साची जी के कमरे की तरफ चल दिया। रूहानी ने उसे जाते हुए देखा और कुछ सोचकर रसोई घर में चली गई। रूहान जब साची जी के कमरे में गया तो उसने देखा कि बड़े ठाकुर उनके सिरहाने बैठे हुए थे। साची जी ने उसे देखा तो इशारे से उसे अपने पास बुलाया। रूहान सर झुकाए उनके पास जाकर बैठ गया। ये मेरे शेर को क्या हुआ आज ये शांत कैसे है? देख कर लग रहा है किसी ने डांटा है। साची जी की बजाय सुनते ही रूहान ने कहा, इतनी हिम्मत किसी में नहीं तो रूहान सिंह को ठाकुर को सुना सके या डांट सके। ये बात छोड़ें और ये बताएं आप कैसे हैं, ठीक है ना अब आप? और आपने अपनी दवा नहीं ली थी जो आपकी तबीयत खराब हो गई, और कौन रखता है आपका ध्यान जो आपकी तबीयत खराब हो गई? साची जी ने उसके इतने सारे सवालों को सुनकर कहा, बस करें, हमारा ध्यान रूहानी रखती है, उसने दवा भी दी थी पर पता नहीं कैसे मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा आप शांत हो जाएं, अब मैं ठीक हूँ। आपने कुछ खाया या नहीं? यहाँ आपकी तबीयत खराब है और आपको सबकी पड़ी है, शांति से आराम करें बस। उसके ये बोलते ही रूहानी नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आई। उसने सबको देखते हुए कहा, चलिए सब नाश्ता कर लें। रूहान ने उठते हुए कहा, माँ, मैं शाम को मिलता हूँ, ज़रूरी मीटिंग है मेरी, मैं आता हूँ। ये बोल के वो चला गया। रूहानी जानती थी कि रूहान इस वक्त गुस्से में है। उसने ट्रे को बिस्तर पर रखते हुए कहा, चलिए आप दोनों साथ में नाश्ता कर लें। बड़े ठाकुर साहब, ये आपका है। ये कहते हुए उसने नाश्ते की एक प्लेट उन्हें दे दिया। ठाकुर साहब उसकी तरफ देखते हुए बोले, हम आपके हाथों से नाश्ते की प्लेट तब लेंगे जब आप हमें बड़े ठाकुर ना बोला करें। बड़े पापा और इन्हें बड़ी माँ बोलेंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। उनके ये कहते ही रूहानी ने बड़े प्यार से कहा, बड़े पापा नाश्ता। ये सुनते ही बड़े ठाकुर ने मुस्कुराते हुए उससे नाश्ते की प्लेट ले ली।
रूहानी ने साची जी को प्लेट देते हुए कहा, बड़ी माँ आपके लिए ये खाओ, पर किसी को बताना मत। बड़े ठाकुर ने देखा कि साची जी की प्लेट में कचौड़ी थी, तो उन्होंने कहा, अरे रूहानी ये क्या दे रही हो इन्हें, आप जानती हैं ना। वो इतना ही बोल पाए थे कि रूहानी ने कहा, इनकी दवा तो अब इनके पास आ गई है, तो अब बड़ी माँ कुछ भी खाएं उन्हें कुछ नहीं होगा। अब बस आप जब तक यहाँ हैं यहीं इनके पास रहें, और अब मैं चली, मुझे बहुत काम है। वो जाने लगी तो साची जी ने उससे कहा, आज स्कूल नहीं जाओगी तुम। इस पर रूहानी ने उन्हें देखते हुए कहा, नहीं आज की छुट्टी है, आज मैं यहीं रहूँगी और आपकी देखभाल करूँगी। ये बोलकर वो चली गई। रूहान अपने घर आया और रेडी होकर जाने लगा तो उसने रूहानी के कमरे की खिड़की की तरफ देखा। उसका गुस्सा शांत नहीं था। उसने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, डर नहीं लगता है ना आपको मुझसे, पर अब लगेगा। बहुत प्यार से बात हो गई, शायद आप उसके काबिल नहीं हैं। ये कहते हुए उसकी नज़र रूहानी के कमरे की खिड़की पर थी। वो वहाँ से गुस्से में निकल गया। रूहानी जब रूहान के घर आई तो उसने देखा वहाँ 2 नौकर घर की सफाई कर रहे थे। उसने उन दोनों को देखते हुए पूछा, काका ठाकुर साहब कहाँ हैं। काका ने उसे देखते हुए कहा, साहब तो चले गए, आपको कुछ काम था क्या बिटिया। नहीं काका, नाश्ता करके गए हैं या बिना करे। नाश्ता तो नहीं किए हैं, ऐसे ही चले गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ये बोल रूहानी वहाँ से चली गई। रात का वक्त महल। रूहानी बैठी सलोनी के पास उससे बात कर रही थी। सब खाना खा चुके थे और कमरे में थे। आज लाइट फिर से कट हो रखी थी क्योंकि फिर से तूफान और बारिश का मौसम हो आया था। ठंड ज़्यादा हो गई थी तो रूपा अंगीठी ले आई थी। वो अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए उससे बोली, आज तो हम सब डर गए थे जब बड़ी ठकुराइन की तबीयत खराब हुई, पर चलो अब सब अच्छा हुआ। पर रूहानी दीदी आप थोड़ा बच के रहना, क्योंकि आपने सीधे सोए हुए नहीं भड़के हुए शेर को और ज़्यादा भड़का दिया है। ना जाने कब रूहान भैया का गुस्सा आप पर कहर बन के बरसे। उसकी बात पर सलोनी ने उससे कहा, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो रूपा, भैया बहुत गुस्से में हैं। एक तो वो ऐसे शांत हैं, उससे हमें और ज़्यादा घबराहट हो रही है। पर जो भी हो, आज रूहू में बहुत हिम्मत आ गई थी जो गुस्सैल रूहान सिंह ठाकुर से जा भिड़ी। छोटी भाभी इसे हिम्मत नहीं बेवकूफ़ियाँ कहते हैं, जो दीदी हमेशा करती हैं, पर इस बार बेवकूफ़ी बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। रूपा के कहने पर रूहानी ने घबराते हुए कहा, बड़े अच्छे कहीं आप दोनों तो। मेरी हिम्मत की दाद देने की जगह आप तो मुझे डरा डरा के मार डालोगे। अरे बड़ी बेकार हो आप दोनों तो। मैं चली बैठे आप दोनों, यहाँ रही तो आप दोनों डरा डरा के मार देंगी। ये कहते हुए उठ के चली गई। उसके जाते ही सलोनी और रूपा हंसती। रूहानी अपने कमरे में आई तो वहाँ अंधेरा था। उसने दरवाज़ा पहले अंदर से बंद किया और मोमबत्ती खोजने लगी, पर तभी किसी ने उसके टेबल के पास माचिस से कैंडल को जलाते हुए कहा, क्या खोज रही हैं आप मिस रूहानी। रूहानी ने पीछे मुड़ के देखा तो रूहान खड़ा था। उसे ऐसे अंदर कमरे में देखकर वो थोड़ा घबरा सी गई। उसे देखते हुए वो बोली, आप मेरे कमरे में इस वक्त इस तरह क्या कर रहे हैं। जाइए यहाँ से, जो भी बात करनी हो कल सुबह करिएगा। आप इस वक्त आपका मेरे कमरे में होना ठीक नहीं है, जाइए। रूहान उसके पास आते हुए बोला, क्यों डर लग रहा है मुझे यहाँ देखकर। पर आप तो मुझसे डरती ही नहीं है ना, आप तो अफसोस करती हैं मुझसे, तो फिर यह आँखों पे घबराहट कैसी। ये कहते हुए वो उसके पास आ रहा था और रूहानी अपने कदम पीछे कर रही थी। ठाकुर साहब आप जाएं यहाँ से, कोई आ गया और आपको इस तरह मेरे कमरे में देखा तो फिर से तमाशा होगा, जाएं आप। रूहानी ये कहते हुए पीछे दीवार से लग गई थी। रूहान उसके करीब आया तो रूहानी उससे दूर जाने लगी, पर रूहान ने दीवार पर अपना हाथ रख लिया। रूहानी दूसरी तरफ से जाने को हुई तो रूहान ने दूसरी तरफ भी अपना हाथ रख दिया। आज तो तमाशा तुमने नीचे किया, उसे करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा, तो एक तमाशा और हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या बोला था आपने कि मुझसे डरती नहीं हैं, अफसोस करती हैं आप। ये कहते हुए रूहान ने रूहानी की कमर में हाथ डाल के अपने पास खींच लिया। रूहानी उसके ऐसे पास आने से उसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो डर से कांपने लगी थी। रूहान उसकी आंखों और कांपते होठों को देखकर बोला, ये डर क्यों है आपके आंखों में मिस रूहानी, आप तो डरती नहीं हैं मुझसे। ये आपके होठ जो डर से कांप रहे हैं, मुझे सुबह की हिम्मत अब नहीं दिखाई दे रही है। क्या हुआ, क्यों घबरा रही हैं आप, बोले। आज सुबह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी आप, अब नहीं बोलेंगी आप कुछ। उसके ऐसा कहने पर रूहानी ने उसे झटके से धक्का देकर दूर करने लगी और रूहान के हाथ में उसके लहंगे का दुपट्टा आ गया। रूहानी रुक गई तो रूहान ने उसे वापस झटक से अपने पास खींचकर उसे अपने पास ले आया। आप बदतमीजी कर रहे हैं ठाकुर साहब, आपको शोभा नहीं देता है। अच्छा होगा आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं। रूहान उसकी बात सुन बोला, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ,
देखना चाहती हो? तुमसे 2 मिनट प्यार से क्या बात कर ली, तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठी। मत भूलो मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़े होने की क्या, बैठने की नहीं है, और तुम चली हो सबके सामने मुझे सुनाने। हिम्मत बहुत है ना तुम में, तो दिखाओ, अब मैं भी देखना चाहता हूँ। रूहानी उसकी तरफ भरी नज़रों से देखती हुई बोली, ठाकुर साहब किस बात से गुस्सा है? इसलिए कि मैंने आपसे सबके सामने वो सब कहा, या इस बात पर कि एक लड़की ने आपको वो सब कहा, या इस बात पर कि आपकी बात पर आपके सामने कोई खड़ा हुआ आज, या इस बात पर कि किसी ने वो कहा जिसे आप अपने सीने में 15 सालों से छुपा के रखें, या फिर किसी ने आपसे वो सवाल किया जो आपसे किसी ने नहीं किया। बात से गुस्सा है आप जो इस तरह से एक लड़की को डराने धमकाने आ गए, या एक लड़की ने आपके गुरूर को ठेस पहुंचा दिया? बोले ठाकुर साहब, जो आप इस तरह एक लड़की को डराने चले आए हैं। उसके सवाल पर रूहान उसे गुस्से में देखे जा रहा था। रूहान उसकी बातों को खड़ा हुआ सोचे जा रहा था। रूहानी उसे देखे जा रही थी। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब जाके देखें कि कितने खुश हैं आपके माँ आज बड़े ठाकुर को अपने पास देखकर। उसके ये कहते ही रूहान ने उसके हाथों को गुस्से में और कस के मोड़ते हुए कहा, ये खुशी बस कुछ वक्त के लिए, फिर क्या? फिर तो वो चले जाएंगे ना उसी केसर के पास, तब माँ को कैसा लगेगा, सोचा है आपने? ये कहते हुए उसकी पकड़ रूहानी के हाथों पर अब ढीली हो रही थी। ठाकुर साहब तो आप ऐसा कुछ करें जिससे बड़े पापा यहाँ से कहीं ना जाएं। आप कोशिश करके देखें तो सही, क्या पता 15 साल की दूरी कुछ करने से कम हो जाए। आप पता तो करो कि 15 साल पहले क्या असल में क्या हुआ था। उसकी बात को बीच में काटते हुए रूहान ने उससे कहा, कुछ नहीं पूछना मुझे उनसे, ना कुछ जानना है कि पिछले 15 साल पहले क्या हुआ था। ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला गया। रूहानी उसे जाता हुआ देखकर बोली, आप नहीं, अब मैं कुछ करूँगी। बहुत हो गया बाप बेटे में ये लड़ाई, ये दूरियाँ, आप दोनों का नहीं पता, पर बड़ी माँ को इससे फ़र्क पड़ रहा है और मैं उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती। आखिर जैसे भी हो, मैंने उन्हें माँ कहा है और एक बेटी कभी अपनी माँ को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। वादा है कि महापूजा के बाद केसर इस घर में नहीं होगी। ये महापूजा यहाँ की तकलीफ़ को ले जाएगी। ये बोलती वो खिड़की से बाहर बरस रहे पानी को हाथ में लेने लगी। सुबह का वक्त महल। रूहानी नाश्ता लेकर जब साक्षी जी के पास बगीचे में आ गई। बारिश के बाद हल्के फुल्के बादल थे और साक्षी जी कहीं वहीं बैठी पढ़ रही थी। वो आई तो देखा साक्षी जी बैठी गीता पढ़ रही थी। रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बड़ी माँ नाश्ता कर लो, नहीं तो बड़े पापा आकर हमें डांटने लगेंगे कि हमने उनकी प्यारी सी पत्नी को अभी तक भूखा रखा है और फिर आपकी तबीयत खराब हो गई तो बड़े पापा फिर से देवदास की तरफ आपका हाथ पकड़े बैठे रहेंगे। अच्छा लगेगा आपको। ये कहते हुए रूहानी ने नाश्ते की प्लेट और जूस दोनों ही सामने बगीचे में रखी टेबल पर रख दिया। साक्षी जी उसकी बातें सुन खूब हंस रही थी। उसे ऐसा हंसता देखकर वो बोली, आप ऐसे ना हंसें। सच में बड़ी माँ, कल आपने देखा नहीं कि बड़े पापा का हाथ बिल्कुल देवदास की मूवी के देव की तरह पकड़े बैठे थे। मुझे तो लगा अभी भी बस कुछ बोल देंगे। वो इतना ही बोल पाई थी कि पीछे से आवाज़ आई, पारो हमें छोड़ के मत जाओ। और इस पर रूहानी के बिना पीछे मुड़े देखकर खुश होते हुए कहा, बिल्कुल ऐसे ही। पर तभी उसे लगा कि ये तो बड़े ठाकुर की आवाज़ है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो बड़े ठाकुर अपनी छड़ी लिए बहुत रोबदार तरीके से खड़े थे और उसे ही घूर के देखे जा रहे थे। ये देखकर रूहानी ने आंखों को बड़ा करते हुए झटके से मुँह साक्षी जी की तरफ कर लिया। वो हैरान परेशान सी खड़ी थी। बड़े ठाकुर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके पास आए और उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने उसे घूर के देखते हुए कहा, तो हम देवदास? हमने साक्षी जी का हाथ पारो समझ के पकड़ के रखा था। इस पर रूहानी ने नज़रें नीचे किए हुए कहा, नहीं, आप देवदास नहीं हो सकते हो। वो तो कितना जवान था और आप कितने बूढ़े। अच्छा तो हम बूढ़े हैं। ये कहते हुए उन्होंने छड़ी उठा के उसे मारने की कोशिश की तो रूहानी भाग खड़ी हुई। साक्षी जी ये देखकर हंस पड़ी और हंसते बोली, अब तो कबूतरी उड़ गई ठाकुर साहब, उसे पकड़ पाना अब आपके बस की बात नहीं है, अब आप बूढ़े हो गए हैं। ये बोल वो और ज़ोर से हंसती। ठाकुर साहब ने सुनकर रूहानी के पीछे भागे। रूहानी हंसते हुए भाग रही थी और उनसे बोल रही थी, आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे बड़े पापा, अब आप बूढ़े हो गए हैं। ठाकुर साहब उसके पीछे भागते हुए बोले, अभी आपने मुझे कहाँ जाना है, रुकिए अभी बताते हैं। अंदर तक जब शोर गया तो सब निकल के बाहर आए और देखा तो बड़े ठाकुर रूहानी को पकड़ रहे थे और रूहानी भाग रही थी। साक्षी जी ये देखकर खूब हंस रही थी। तभी बड़े ठाकुर ने कहा, अरे वो रघु पकड़ खड़ा क्या है, क्या हंसे जा रहा है?
पकड़ जाकर। वहाँ खड़ा नौकर हंसना बंद कर रूहानी को पकड़ने लगा, पर रूहानी किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। तभी रघु ने माली से कहा, जो उसे देखकर हंस रहा था, अरे का दांत दिखा रहा है, अब पकड़ रूहानी दीदी को। उसके कहते ही वो भागा। रूहानी ने पूरे बगीचे का चक्कर सबको लगा रही थी। तभी वहाँ रूहान नील के साथ पहुँच गया। उसे देख बड़े ठाकुर ने कहा, वो मेरे शेर, पकड़ जरा इस लड़की ने, इसने ठाकुर को ललकारा है। उनके ये बोलते ही रूहानी ने भागती हुई चिल्ला के कहा, अरे जाने दें आप बड़े पापा, आपका शेर अब वो शेर नहीं रहा जो भाग के शिकार पकड़ सके। अब आप बेटों में उतना दम नहीं है कि वो मुझे रूहानी मनोहर चौहान को पकड़ सके। ये सुनकर मनोहर जी ने कहा, बिल्कुल मेरी शेरनी, ये देख वहाँ खड़ा सब हंस रहे थे। रूहान ने जब सबको हंसते हुए देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने नील को कोट दी और टाई ढीली कर अपने शर्ट की बाजू को मोड़ के उसके पीछे जाते हुए बोला, रघु और माली काका आप रहने दें। ये बोल वो रूहानी के पीछे भागा और रूहानी उसे देखकर फिर भागी। इस बार सिर्फ बड़े ठाकुर और रूहानी उसे पकड़ रहे थे। रूहान ने बड़े ठाकुर से कहा, पापा आप उधर जाएं, मैं इधर से पकड़ता हूँ। उसकी बात सुन बड़े ठाकुर ने कहा, बिल्कुल मेरे शेर। दोनों को ही नहीं पता था कि रूहानी असल में कर क्या रही। बड़े ठाकुर ने और रूहान ने मिलकर रूहानी को घेर लिया था। रूहानी अब सोचने लगी कि वो कहाँ से भागे, पर भागने का कोई रास्ता नहीं। तभी वो बीच में से भागने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींचकर कस के पकड़े हुए कहा, ये पापा हमने पकड़ लिया है इस बड़ बोली को। और ये बोल उसने उसे छोड़ के बड़े ठाकुर को गले से लग गया। रूहानी और बाकी सब ये देखकर हैरानी के साथ खुश भी थे, पर कोई और भी था जो इन सबको देखकर खुश नहीं था। वो थी केसर और सोम। दोनों के ही मन में उस वक्त गुस्सा बहुत था। इधर इतने सालों बाद रूहान और बड़े ठाकुर पुराने वक्त की तरह एक दूसरे के गले लगे पड़ खड़े थे। तभी अचानक से रूहान को सब याद आया और झटके से उनसे दूर हुआ और उन्हें गुस्से में देखते हुए वहाँ से चला गया। रूहानी और बड़े ठाकुर ये देखकर थोड़ा उदास हो गए तो रूहानी ने उनके पास आते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा बड़े पापा, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। उसके ये कहते ही ठाकुर साहब ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देख कर कहा, काश ऐसा हो जाए। ये बोल वो वहाँ से चले गए। रूहान के जाने के बाद बड़े ठाकुर आकर साची जी के पास बैठ गए। रूहानी भी उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। आदित्य, सलोनी और बाकी सब भी वहीं आ गए। सब बैठ के आज काफ़ी दिनों बाद ऐसे साथ में नाश्ता कर रहे थे। सलोनी की तरफ देखते हुए बड़े ठाकुर ने उससे पूछा, सलोनी बेटा आपकी तबीयत ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? आप बताना, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, अगर यह आदित्य आपकी सेवा ना करे तो हमसे बोल देना, इसके कान कस के खींच दूंगा मैं। उनकी बात पर सलोनी थोड़ा शर्मा गई और बड़े ठाकुर से बोली, नहीं बड़े पापा, ये और रूहानी यहाँ तक कि घर में सब कोई मेरी बहुत सेवा करते हैं। बड़े ठाकुर ने रानी की तरफ देखते हुए बोले, और रानी बिटिया कैसी है हमारी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रानी ने उन्हें देखकर मुस्कुरा के कहा, नहीं बड़े पापा, कोई दिक्कत नहीं है। आज बड़े ठाकुर अपने परिवार के साथ ऐसे हंसी खुशी से खाना खा रहे थे जो उनके लिए बहुत सुकून की बात थी, और शायद ये सिर्फ कहीं ना कहीं रूहानी की वजह से ही था, पर रूहानी के मन में तो कुछ और ही था। बड़े ठाकुर ने रूहानी को सोचते हुए पाया तो उन्होंने उससे कहा, क्या सोच रही हो रूहानी? रूहानी का ध्यान जब बड़े ठाकुर की बातों पर गया तो उसने कहा, कुछ नहीं बड़े पापा, सुना है तो पीएचडी कर रही हो? जी बड़े पापा, और इस साल ये कंप्लीट हो जाएगी, पर मैंने दिल्ली में पहले से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, देखें कहीं भी अगर लग जाए तो मैं कर लूँगी। और शादी का क्या सोचा है, कब करोगी? इस पर रूहानी खामोश रही तो सुमित्रा जी ने कहा, कौन करेगा एक ऐसी लड़की से शादी जिसके माँ नहीं, बाप का पता नहीं। ये बोल वो गुस्से से चली गई। रूहानी की आंखें नम हो गई। बड़े ठाकुर को ये बात बहुत बुरी लगी। सलोनी को अपनी माँ पर वापस से गुस्सा आ गया। मनोहर जी इस बार खुद को रोक नहीं पाए और सुमित्रा जी के पीछे महल के अंदर उनके कमरे में चले गए। सुमित्रा कमरे में पहुंची ही थी कि मनोहर जी ने चिल्ला के कहा, कितनी बार तुम्हें बताना होगा कि रूहानी के पीछे मैंने अपना नाम लगाया है, उसका पिता हूँ मैं। तुम उसकी माँ नहीं बन सकती तो मत बनो, पर जो नाम मैंने उस लड़की को दिया है उससे उसकी दुनिया में जिएगी और जी रही है। उनके बोलने पर सुमित्रा जी ने मुँह बना के कहा, आपके नाम देने से क्या होता है? अरे आखिर है तो वो किसी नाजायज़ की औलाद ही ना। पता नहीं किस हरामखोर बाप की है जो हमारे मत्थे मर गया इसे। खुद तो मेरी बहन इसे मज़े कर इसे जन्म देकर मर गई, पर यह मुसीबत हमारे गले छोड़ गई। झेलो बैठ के पूरी ज़िंदगी। सुमित्रा जी के कहने पर मनोहर जी ने गुस्से में कहा, सुमित्रा। ये बोलते हुए उन्होंने एक जोरदार तमाचा मारा जिससे सुमित्रा जी जाकर बिस्तर पर गिर गई। मनोहर जी ने उन्हें देखते हुए कहा,
कितनी बार आपसे कहा है, खुद को नफरत को कम कर लो। अरे गलती शैलजा ने की थी, इसमें इस बच्ची की क्या गलती है? इसने तो नहीं कहा था कि एक नाजायज़ कोख से पैदा करो, या इसे ये पता था कि जिसकी कोख में ये वो शादीशुदा नहीं है? दुनिया में आएगी तो ताने मिलेंगे। आखिर शैलजा की नफरत को तुम क्यों इस बच्ची से निकाल रही हो? बंद करो ये सब, बहुत हो गया। आज और अभी हम वापस उदयपुर जा रहे हैं, सामान पैक करें। ये बोल मनोहर जी बाहर आ गए। सुमित्रा जी वहीं गुस्से में बैठी रहीं। कुछ देर बाद जब वो अपना सामान लेकर मनोहर जी के साथ बाहर आईं तो सब बाहर ही बैठे थे। रूहानी भी वहीं थी। मनोहर जी ने सबको देखते हुए जय ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब अब हम चलते हैं। वैसे भी काफ़ी दिन से यहाँ पर हूँ, ऑफिस भी मैनेजर साहब पर छोड़ रखा है, अब जाकर सब संभाल लूँ। बड़े ठाकुर साहब ने उठते हुए कहा, चले जाना चौहान साहब, पर अभी महापूजा तक तो रुक जाए, फिर चले जाना। अभी ऐसे जाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, महापूजा के दिन हम आ जाएंगे, अभी जाना होगा, माफ़ कर दें हमें। उनके कहने पर बड़े ठाकुर ने कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने दिया। मनोहर जी रूहानी और सलोनी से मिल के चले गए, पर सलोनी सुमित्रा जी से मिली नहीं। रूहानी को ऐसे मनोहर जी का जाना अच्छा नहीं लगा। सलोनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया तो रूहानी ने एक फीकी सी मुस्कान दे दी। दोपहर का वक्त, रूहानी का कमरा। रूहानी बैठी अपने कमरे में काम कर रही थी। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर जा रही केसर पर पड़ी। केसर सबसे छुप के कहीं जा रही थी, उसका ध्यान वहीं था कि तभी रूपा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या देख रही हो दीदी? अब क्या खिड़की से कूदने का इरादा है? इस पर रूहानी ने उसके ऐसे अचानक से आने से घबरा गई और वो घबराती हुई उससे कहा, तुमने तो डरा दिया था हमें। चलो, भाभी ने बुलाया, आदित्य भैया घेवर लेकर आए हैं, चलो खा लो, सबको दे दिया है, आप भी चलो। उसके कहने पर रूहानी ने खुश होते कहा, क्या जीजा जी घेवर लाए हैं? तो खड़ी क्या है, चल। ये बोल वो बड़े बड़े कदमों के साथ सलोनी के कमरे की तरफ नीचे जाने लगी। जब वो सलोनी के कमरे में पहुंची तो रानी और सलोनी मिलकर खा रही थी। उन्हें देखते हुए रूहानी ने कहा, हमने सुना जीजा जी घेवर लाए हैं। इस पर रानी ने घेवर का लास्ट टुकड़ा खाते हुए कहा, लाए तो थे देवर जी घेवर, पर अब ख़त्म हो गया लाडो, आप तो लेट हो गई। और ये बोल वो हंस दी और उनके साथ सब हंस दिए। रूहानी ने ये सुनते ही बुरा सा मुँह बना सबसे कहा, बहुत गंदे हैं आप सब, ऐसा कोई करता है क्या? अरे मैं आ तो रही थी ना, तो इतनी जल्दी ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी? ये बोल वो मुंह फुला के बिस्तर पर बैठ गई। आदित्य ने उसे गुस्सा होते हुए देखा तो बोला, अरे क्या भाभी साहब, आप भी हमारी लाडो को परेशान कर रही हैं। लाडो हमने रखा है ना आपके लिए। और ये बोल आदित्य ने घेवर सा भरा प्लेट उसके सामने कर दिया। उसे देख रूहानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने प्लेट पकड़ खाते हुए कहा, मुझे पता था, मेरे बिना आप सब ऐसे कैसे खा सकते हैं। उसे ऐसे खाता देखकर सब हंस रहे थे। शाम का वक्त, सब बाहर अलाव जला के बैठे थे। आज सबका खाना बड़े ठाकुर ने यहीं बाहर के खुले मैदान में करवा दिया था, क्योंकि आज लाइट चली गई थी और एक तरह से अच्छा था कि सब साथ बैठ के साथ में खाना खा रहे थे। आज खाने में राजस्थानी खाना बना था। बड़े ठाकुर साची जी के पास बैठे थे और बाकी सब भी अपने साथियों के साथ बैठे थे। आदित्य सलोनी को खाना खिला रहा था। सोहम जी भी अपनी पत्नी के साथ थे, पर केसर यहाँ नहीं थी। वो घर के अंदर थी, वो बाहर नहीं गई थी। सब खाना खा ही रहे थे कि तभी रूहान की गाड़ी आकर बाहर रुकी। वो गाड़ी से बाहर आया और सबको देखकर चला गया। साची जी ने उसे देखा तो रूहानी को इशारे से बुलाया तो वो उनके पास आ गई। उन्होंने कुछ कहे उससे तो वो अंदर चली गई। दूसरी तरफ रूहान अपने घर में आया और कोट उतार कर टाई की नॉट ढीली कर शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए सोफे पर बैठ के काका को आवाज़ देने लगा, काका पानी देना एक गिलास। पर घर में कोई नहीं था, ये बात उसे नहीं पता था। उसने एक दो बार आवाज़ दिया, तभी किसी ने कहा, लीजिए पानी। उसने जैसे आवाज़ सुनी तो रूहानी लालटेन लिए खड़ी थी। उसे देख रूहान ने अपना मुंह फेर लिया और बिना कुछ बोले अंदर कमरे में जाने लगा तो रूहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे रूहान रुक गया। पर उसने बिना देखे उससे कहा, देखो रूहानी, इस वक्त हम आपसे लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हैं, इसलिए जाइए यहाँ से अभी इसी वक्त। रूहानी ने उसका हाथ पकड़े वैसे ही खड़े हुए कहा, ठाकुर साहब, हम भी लड़ने नहीं आए हैं, बस खाना लाए हैं आपके लिए। वो क्या है कि काका अपने बेटे के साथ घर गए हैं, उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसलिए बस आप भी प्यार से बैठ के खाना खा लें, मैं भी चली जाऊंगी प्लीज़। रूहान ने फिर उसे बिना देखे कहा, नहीं खाना हमें, आप जाएं। और ये बोल वो अपना हाथ उससे छुड़ा के जाने लगा तो रूहानी लालटेन टेबल खाने की थाली के पास रख उसके सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, ठाकुर साहब, आप गुस्सा हमसे हैं तो खाने पर क्यों निकाल रहे हैं आप?
खाने के बाद भी तो गुस्सा कर सकते हैं ना, और वैसे भी लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। खाएंगे नहीं तो हमसे लड़ेंगे कैसे? चलिए खा लीजिए। रूहान ने रूहानी को घूर के देखा और बैठ गया। रूहानी ये देख के मुस्कुरा दी। रूहान के बैठने पर वो उसे सामने वही नीचे बैठते हुए बोली, पता है आज सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। आप लेट हो गए हैं, वैसे आप करते क्या हैं? नहीं मतलब पूरे दिन गायब रहते हैं, कहीं कुछ घोटाला वाला काम तो नहीं करते? उसके ऐसे कहने पर रूहान उसे घूरने लगा, जिसे देखकर रूहानी ने कहा, नहीं मेरा मतलब है कि आप इतनी लेट आते हैं। मैं सोचती हूँ आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो 6 बजे के बाद ऑफिस में क्या गिल्ली डंडा खेलते हो? रूहान ने खाना खाते हुए उससे कहा, अब सब आपकी तरह नहीं होते हैं ना, जिन्हें दिन भर या तो बोलना होता है, या किसी का सर खाना होता है, या किसी को गुस्सा दिलाना होता है, या फिर लड़ना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, और मेरे पास बहुत काम होता है, मीटिंग्स होती है और बहुत कुछ। पर सच बोलूं ठाकुर साहब, आपको खुद को थोड़ा चेंज करना चाहिए, खुद को। नहीं तो कल को आपकी शादी हुई और हरकतें ऐसी रही तो लड़की छोड़ के भाग जाएगी। और वैसे भी आपकी तो पहली शादी मुश्किल से होगी, दूसरी तो भूल जाओ। इसलिए खुद को थोड़ा ठीक रखो। वैसे भी आप बूढ़े हो रहे हैं, अब तो शादी कर लेनी चाहिए। रूहानी, आपको नहीं लग रहा है आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं? क्या चाहती हैं आप, मैं चला जाऊँ? रूहान के कहने पर रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ये बोल वो चुप हो गई। लालटेन की रोशनी में बैठा रूहान खाना खा रहा था और रूहानी खिड़की के बाहर खराब मौसम को देख रही थी। हवाएं तेज चल रही थी। रूहान खाना खा चुका था और हाथ धुल के वो आ गया था, तो रूहानी ने एक कटोरी उसकी तरफ बढ़ा दी। उसे देखकर रूहान ने कहा, ये क्या है? ये बड़ी माँ ने आपके लिए बनाया है, आपका मनपसंद मूंग दाल का हलवा। ये बोल रूहानी सामने देखने लगी। रूहान खा रहा था। खाने के बाद वो आया और बाहर दरवाजे पर खड़ी रूहानी के पास आकर खड़ा हो गया। उसके खुले बाल हवा में पीछे उड़े जाते या कभी उसके चेहरे पर आकर उसे तंग करने लगते। तभी बहुत तेज़ की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर रूहानी ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह ठाकुर, सच बोलूँ तो आपके कदम इस जैसलमेर के लिए बहुत भाग्यशाली है। देखें, जब से आए हैं बस बरसात होती है और हर जगह मौसम सुहाना रहता है। ये बोल वो बारिश के पानी को हाथों में लेकर खेलने लगी। रूहानी ने उसे देखकर पूछा, आपको बारिश पसंद है? इस पर रूहानी ने चीखते हुए कहा, हाँ बहुत। ये बोल वो बारिश में चली गई। रूहान उसे बहुत शांत भाव से देख रहा था। रूहानी अपने दोनों हाथों को फैला के भीग रही थी। उसने रूहान को देखते हुए कहा, पता है आपको ठाकुर साहब, जब मैं छोटी थी तब सलोनी दीदी मुझे हमेशा बोलती, लाडो भीगने मत जाना, पर मैं भाग जाती थी और दीदी मुझे पकड़ने के चक्कर में खुद भीग जाती थी और फिर वो बीमार हो जाती थी और फिर मासी मुझे बहुत डांटती और मारती। उनका सारा गुस्सा जैसे हमारे लिए था और सारा प्यार दीदी के लिए। आज भी तो वही हुआ। ये कहते हुए रूहानी के चेहरे की खुशी दर्द में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू बारिश के साथ बह रहे थे। ये देखकर ना जाने रूहान को क्या हुआ, उसने अपने कदम बारिश में भीग रही रूहानी की तरफ बढ़ा दिया और दर्द में रो रही रूहानी को अपने सीने से लगा लिया और उससे बोला, शांत हो जाएं आप। ऐसा लग रहा है जैसे रूहानी के आंसू रूहान को पिघला रहे थे। रूहानी उसके सीने से लगे रोते हुए बोली, बचपन सा चाहा कि मासी मुझे कभी तो प्यार करें, पर ऐसा नहीं हुआ। नहीं समझ आया कि वो नफ़रत इतनी क्यों करती हैं। क्या मेरा दोस्त था ठाकुर साहब कि मैं नाजायज़ पैदा हुई? मुझे कैसे पता होता कि मैं किस कोख से पैदा हो रही हूँ, वरना मैं भगवान से कहकर कोख ही बतवा देती। माँ ने मुझे ऐसे यहाँ अकेले छोड़ के बहुत गलत किया। आपको पता है, मौसा जी बताते हैं कि वो गए थे उस आदमी के पास, पर वो नहीं था यहाँ, वो जा चुका था। पर मेरी माँ को उस हालत में छोड़ वो भाग गया था। मैं कभी उस इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहती, कभी नहीं। उसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में हर पल नाजायज़ के ताने सुने। मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए। ये बोलती हुई रूहानी उसके सीने से लगे रोए जा रही थी। रूहान ने उसे और कस के अपने सीने से लगा लिया। आज जैसे रूहान पहली बार रूहानी के दर्द से रूबरू हुआ था। इतनी गहराई से रूहानी के दर्द को जाना था। उसने उसके रोते हुए चेहरे को अपने हाथों में लिया। बारिश अभी भी होते जा रही थी। रूहानी अभी भी रो रही थी। शायद ये सालों का दर्द था जो आंसू बन के आज इस तरफ निकल रहे थे। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, रूहानी आप नाजायज़ नहीं हैं। नाजायज़ रिश्ते हुए, बच्चे या इंसान नहीं। आप तो कभी नाजायज़ हो ही नहीं सकती। जो सबका ख्याल रखे, जो दूसरों की खुशी के लिए किसी से भी बिना किसी स्वार्थ के लड़ जाए, वो नाजायज़ कैसे हो सकती है? देखा है मैंने।
आपको माँ का ध्यान रखते हुए, रानी दीदी के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, आप तो वो रूहानी हैं जो सबकी ज़िंदगी में रूहानी एहसास भर देती हैं। शांत हो जाएं और आज के बाद ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दें। रूहानी उसकी बातें सुन शांति से उसे एकटक देखे जा रही। रूहान ने जब बरसात में उसके भीगे चेहरे को देखा तो उसमें भी उसे बहुत दर्द नजर आ रहा था। रूहानी उसे देखे जा रही थी। रूहान ने तूफान से उड़ के उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया। अब रूहानी के होंठ ठंड से कांपने लगे थे। वो रूहान के ऐसे पास आने के एहसास से घबरा रही थी। वो उसकी आंखों में देखे जा रही थी। रूहान उसके भीगे चेहरे को देख के जैसे कोई खोए जा रहा था। उसके हाथ रूहानी की कमर पर हल्के से कसने लगे और उसके साथ वो रूहानी को अपने करीब लाने लगा। रूहानी को जैसे ही होश नहीं था, वो घबराई हुई कांपती हुई बस उसके करीब आ रही थी। रूहान ने उसके चेहरे को पकड़ के अपने बहुत करीब ले आया था। ये देख रूहानी की नज़रें झुक गई थी। रूहान को खुद नहीं पता था कि वो इस वक्त क्या कर रहा था। वो रूहानी के कांपते होठों के करीब आकर उसे छूने ही वाला था कि तभी बिजली कड़की और दोनों ही जैसे होश में आए। रूहानी ने उसे झटके से धक्का दे दिया और उसे डरी घबराई आंखों से देखता हुआ अपने लहंगे को पकड़कर वहाँ से भाग गई। रूहान भी ये समझ नहीं पाया था कि अभी कुछ देर पहले वो क्या करने जा रहा था। उसने खुद से ही सवाल किया, क्या था ये? कैसे मैं उसके इतने करीब आ रहा था? कैसे आज मैं खुद को कंट्रोल भूल गया? क्या हो गया था मुझे? क्यों तुम्हारे दर्द में मैं इतना खो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा था? मैं कैसे कमज़ोर हो गया तुम्हारे सामने? कैसे एहसास था ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को भीगते हुए फैला दिया। आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया भीगने के लिए बरसात में। मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती, नहीं पसंद है मुझे ये बूंदें, इनसे जुड़े कोई भी एहसास। पर आज मैं नहीं जानता कैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्यों? तुम क्या हो रूहानी? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। ये बोलते हुए उसने अपने चेहरे को ऊपर आसमान से आ रही बरसात की तरफ कर दिया जो इस वक्त आकर उसके चेहरे को भिगा रही थी। उधर रूहानी अपने कमरे में आई और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर उससे पीठ लगा के आंखें बंद कर खड़ी हो गई। उसके शरीर पर रूहान की चुहन महसूस हो रही थी। वो खुद में ही सिमट रही थी। उसने नज़र उठा के जब सामने आईने में देखा तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब ही रंग था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या है। कैसे आज वो रूहान से वो बात कह गई जो उसने अपनी दीदी से भी नहीं कहा था। कैसे वो रूहान का सहारा पाकर उस पर भरोसा कर गई, उससे सब कह गई। क्यों? आखिर वो इस तरह रूहान को नज़दीक आने से खो गई, रोक नहीं पाई। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, ये बस तेरी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे सोचा जाए। शांत हो जाओ तुम रूहानी। ये बोल वो अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज कर बाहर निकली और भीगे बालों को खड़ी होकर खिड़की के पास आकर छटकने लगी। उसकी नज़र जब खिड़की के बाहर गई तो देखा रूहान अपने कमरे में बैठा था। लालटेन जल रही थी और वो किसी से बात कर रहा था फ़ोन पर। ये देखकर उसने खिड़की बंद कर दी और फिर रूम में रखी अंगीठी के पास आकर शॉल ओढ़ के बैठ गई। उसने अपने हाथों को रगड़ते हुए अंगीठी की आँख के पास कर दिया और अपने मन में बोली, ये किससे बात कर रहे हैं इस वक्त? मुझे क्या पता, कर रहे होंगे किसी से बात, मुझे क्या लेना देना। वैसे भी तो खड़ूस सिंह ठाकुर है, पता नहीं कब क्या करे, कौन जानता है ये बोलते हुए उसने अपने गर्म हाथ अपने गालों पर लगाए। कुछ देर में वो लेटने आ गई। जब लेटने को हुई तो उसके मन में ना जाने क्या आया कि वो गई और रूहान की तरफ खुलने वाली खिड़की को वापस खोल दिया। उसने देखा रूहान सो चुका था। रूहानी ने उसे कुछ देर देखा और फिर आकर लेट गई। कुछ वक्त में उसे भी नींद आ गई। सुबह का वक्त, महल। रूहानी आज सुबह जल्दी उठ गई थी। आज उसे थीसिस देना था क्योंकि उसके सर 2 दिन बाद एक सेमिनार की वजह से लंदन जा रहे थे। रूहानी बैठी उसे कंप्लीट कर रही थी। सब हो गया था, बस उस पर नाम लिखकर जाकर अलवर जाना था। पर वक्त कम था इसलिए वो जल्दी से ही घर से निकल रही थी। वो जल्दी से सब कर अपनी सारी फाइल्स अपने बैग में रख नीचे आई। सामने ही उसे पूजा घर में साची जी और बाकी सब मिल गए। बड़े ठाकुर ने उसे देखकर कहा, कहाँ चली है हमारी शेरनी सुबह सुबह, वो भी बिना हमसे मिले? इस पर रूहानी ने उसे देखकर मुस्कुरा के कहा, बस बड़े पापा, आज हमें हमारे थीसिस जमा कराने जाने हैं, नहीं तो हमारे प्रोफेसर साहब 2 दिन में चले जाएंगे लंदन। आज शाम ही वो दिल्ली जा रहे हैं तो हम बस ये उन्हें देकर आ जाएंगे। आप अपना ख्याल रखना और साथ में बड़ी माँ का भी। और ये सब कहते हुए वो रूपा की तरफ मुड़ी और उससे बोली, आप दीदी का ख्याल रखना, तब तक मैं आ जाऊंगी, लापरवाही मत करना, चलो मैं चलती हूँ। ये बोल वो जाने लगी तो सामने से आ रहे रूहान से टकरा गई और जैसे गिरने को ही रूहान ने उसे पकड़ लिया।
रूहानी को नज़रें रूहान पर गई तो वो फिर घबरा गई। रूहान फिर एक बार रूहानी की आंखों में खो रहा था। उन दोनों को ऐसे खड़ा देख रूपा ने कहा, अरे रूहानी दीदी, ठीक हो ना आप? उसकी आवाज़ से दोनों का ही ध्यान टूटा। रूहानी खड़ी होते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, चलती हूँ मैं। ये बोल वो चली गई। रूहान भी साची जी के पास आ गया। साची जी को देखते हुए उसने कहा, माँ मुझे कुछ काम है तो मैं आज दिल्ली जाऊँगा, पर वापस आ जाऊँगा 2 दिन बाद। यहाँ एक नई कंपनी ओपन कर रहा हूँ तो उसके कुछ पेपर हैं जो वहाँ हैं, तो सब ठीक कर रहा है, तो 2 दिन में आ जाऊँगा। आप प्लीज़ किसी से कहकर मेरा सामान एयरपोर्ट भिजवा देना, मैं सीधा ऑफिस से ही चला जाऊँगा। साची जी ने उसे देखकर कहा, नाश्ता तो करोगे ना हमारे साथ? चलो पहले नाश्ता करो। ये बोल वो उसे अपने साथ खाने की टेबल के पास ले आई और उसे बैठा के खुद उसके लिए नाश्ता निकाला। रूहान उन्हें बिना कुछ कहे खाने लगा। वो भी नाश्ता करके चला गया। दोपहर का वक्त, दोपहर के 3 बजे जब रूहानी घर आई तो उसका मुंह लटका हुआ था। तभी रूपा ने आकर कहा, अरे दीदी कैसा रहा? सब आपने दे दिया? आपने वो जो आपको देना था, क्या कहते हैं उसे? उसके ये कहने पर रूहानी ने रोनी सी आवाज़ में कहा, थीसिस। ये बोल वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। ये साची जी और रानी ने भी देख लिया था। वो दोनों उसके पास आई और साची जी ने रूपा से पूछा, इसे क्या हुआ? ऐसे रोते हुए क्यों आ रही है? ये तो खुश होकर गई थी पर आई है रोते हुए। इस पर रूपा ने उधर देखते हुए कहा, जिस तरफ रूहानी गई थी मुझे नहीं पता बड़ी ठकुराइन, मैंने तो पूछा था, आप तो बस रोने लगी। अच्छा तुम जाओ, उसके लिए पानी ले आओ, हम देखते हैं। ये बोल वो रूहानी के कमरे की तरफ बढ़ गई। रूपा किचन की तरफ बढ़ गई। तभी उसे सलोनी अपने कमरे में उठ के बाहर आते हुए दिखी। उसने रूपा से पूछा, रूहानी आ गई क्या? इस पर उसने कहा, हाँ छोटी भाभी, दीदी आ गई हैं और रोए जा रही हैं। बड़ी ठकुराइन और बड़ी भाभी गए हैं उनके पास। उसके कहने पर सलोनी ने घबरा के बोली, क्या? वो रो रही है? क्यों? मैं देखती हूँ। ये बोलती हुई वो भी रूहानी के कमरे में चली गई। जब साची जी रानी के साथ वहाँ पहुँची तो रूहानी बिस्तर पर तकिए में मुंह छिपा के रोए जा रही थी। ये देखकर साची जी उससे कही, अरे आज हमारी शेरनी रो क्यों रही है? क्या हुआ है बताओ? ये कहते हुए उसके पास आकर उसके बालों को सहलाने लगी। रूहानी ने कुछ नहीं, वो बस तकिए में मुंह छिपाए रोए जा रही थी। तभी सलोनी भी वहाँ आ गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हो गया लाडो, क्यों रो रही है? क्या हुआ? उसे वहाँ देख रूहानी ने उठ के बैठते हुए सुबक कर कहा, मेरी फाइल्स नहीं सबमिट हुई है, सर चले गए थे, अब वो जब तक आएंगे तब तक मेरी सबमिशन की डेट भी चली जाएगी। ये सुनते ही पानी ला रही रूपा ने कहा, बताओ, हमें लगा पता नहीं कौन सी बड़ी बात हो गई है। इस पर रूहानी ने उसे रोते हुए घूर के खा जाने वाली नज़रों से देखा। साची जी ने रूपा को आंखें दिखाई, वो शांत हो गई। साची जी ने रूहानी को पानी देते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, आप शांत हो जाएं, हम कुछ करते हैं। उनकी बात पर रूहानी ने सुबकते हुए बच्चों की तरह कहा, पर मेरी मेहनत तो गई ना पानी में। अब मैं इस साल कैसे कुछ कर पाऊंगी? फिर मुझे साल भर इंतज़ार करना होगा। इस पर फिर से रूपा बोली, अरे कैसे मेहनत बेकार होगी? आपने ही तो कहा था ना कि आपका टीचर दिल्ली आएगा, फिर वहाँ से कहीं और। आप भी चली जाओ दिल्ली और देकर चली आओ, इसमें इतना क्या सोचना। उसके कहने पर रूहानी ने उससे बच्चों की तरह कहा, उसे प्रोफेसर कहते हैं ना कि टीचर, और मैं दिल्ली कैसे जा सकती हूँ? मैं तो कभी भी राजस्थान से बाहर नहीं गई। उसके ये कहते ही साची जी ने कहा, अरे तुम नहीं गई तो इस बार चली जाओ और उठो, जल्दी से तैयार हो, बैग पैक करो। उसके कहते ही सब उसे देखने लगे तो सलोनी ने उससे कहा, पर माँ ये कैसे जाएगी? आप सोचो तो, किसके साथ जाएगी? आदित्य जी खाली नहीं है तो ये किसके साथ जाएगी? ये रूहान के साथ जाएगी। वैसे भी वो काम के सिलसिले में जा ही रहा है दिल्ली, तो आपको भी साथ ले जाकर काम करा देगा आपका। तो अब आप बैग पैक करें, मैं उससे बात करती हूँ। साची जी के कहने पर रूहानी ने कहा, पर वो नहीं माने मुझे साथ ले जाने को, तब मैं क्या करूँगी? तुम अपना बैग पैक करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अभी 1.5 घंटे में आपको एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ये बोल उन्होंने रूपा को अपना फ़ोन लाने को कहा। रूपा भाग के गई और फ़ोन ले आई। सलोनी को बैठा के रानी रूहानी का बैग पैक करने में मदद करने लगी। जब तक बैग पैक हुआ तब तक साची जी रूहान से बात कर ली थी और उसे मना लिया था। ये जानकर सब खुश थे कि रूहान मान गया है। साची जी ने रूहान को फ़ोन कर मना लिया था और वो रूहानी को अपने साथ ले जाए और उसका काम भी करा दे। रूहान ने बड़ी मुश्किल से उनकी बात मानी थी। रूहानी ने अपना सारा सामान पैक किया और सलोनी की तरफ देखकर बोली, दीदी आप अपना ख्याल रखना और कुछ भी ऐसा वैसा मत खाना, मैं बस जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद वो साची जी के पास आई और उनसे बोली, आप भी ध्यान रखना अपना और बड़े पापा से बोल देना कि आपके साथ रहें।
ये बोल वो उनके गले लग रानी से मिल के सबके साथ नीचे आई। देखा तो सब वहीं थे। रूहानी को सामान के साथ आता देखकर बड़े ठाकुर ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो रूहानी? वो कुछ बोल पाती कि साची जी ने कहा, वो ये चंडीगढ़ जा रही है, इसके सर वहाँ चले गए हैं, 2 दिन बाद दिल्ली चले जाएंगे, तो ये जाकर अपनी फाइल उन्हें दे देगी, 2 दिन में वापस लौट आएगी। उनके ऐसे झूठ बोलने पर रूहानी के साथ बाकी सब भी हैरान होकर उन्हें देख रहे थे, पर इन सब ने कुछ नहीं कहा। अच्छा जाओ, पर संभल के जाना और कोई ज़रूरत हो तो बता देना। चलो बाहर गाड़ी तक छोड़ दें आपको। रूहान भी तो जा रहा है, उसके साथ ही चली गई होती। उनके ये कहने पर साची जी ने कहा, अरे वो तो निकल गया, अब ये कहाँ उसके साथ जाती। ये बोल वो रूहानी का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ ले जाने लगी। बाकी सब भी उनके पीछे आ रहे थे। ये देख साची जी ने रूहानी से धीरे से कहा, तुम ये सोच रही हो ना कि मैंने झूठ क्यों बोला? तो वो जो पीछे थी ना केसर जी, उन्हें पता चला कि आप रूहान के साथ जा रही हैं तो समझ जाओ क्या होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो अब थोड़ा बच के, बाकी मैं संभाल लूँगी, तुम अपना काम करना। ये कहते हुए वो उसे कार के पास ले आई। रूहानी उनकी बात समझ गई थी। उसने सबसे विदा लिया और कार में बैठकर चली गई। साची जी खड़ी उसकी कार को जाते हुए देख रही थी और बहुत खुश भी थी। तभी पीछे से ठाकुर साहब ने उसके कानों में धीरे से कहा, काफ़ी अच्छा झूठ बोल लेती हैं आप भी। देख रहे हैं रूहानी का रंग आप पर भी चढ़ गई है। वैसे आप बता दें कि आपने चूहे और बिल्ली को साथ भेज दिया है, देखना क्या होगा। ये बोल वो जाने लगे और साची जी आंखें बड़ी करके पीछे मुड़ के उन्हें महल में जाता देख रही थी। उसके बाद वो हंसते हुए अंदर आ गई। इधर जयपुर एयरपोर्ट पर रूहानी का इंतजार कर रहा था। तभी उसे महल की गाड़ी आते हुए दिखी। नील उसके साथ खड़ा था। नील को उसने इशारा किया तो उसने गाड़ी रोकते ही गेट खोला और रूहानी के बाहर आने पर उससे बोला, मैम आप चलें, मैं अंदर भिजवाता हूँ। उसकी बात सुन रूहान की तरफ बढ़ गई। वहाँ खड़े सारे लड़के रूहानी को ताड़ रहे थे, जो देखकर रूहान को गुस्सा आ रही थी। रूहान ने जब उसे देखा तो उससे बोला, तुम इस तरह से मेरे साथ दिल्ली चलोगी? मतलब तुम सच में पागल हो? बात यह थी कि रूहानी राजस्थानी लिबास में थी, लहंगा और दुपट्टे पहने, और जिसे देखकर रूहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसे सब देख रहे थे। रूहान की बात पर रूहानी ने कहा, वो जल्दी में बदलने को नहीं मिला, वरना हम सूट सलवार पहन लेते, सॉरी। उसके ऐसे प्यार से बोलने पर रूहान उसके साथ अंदर जाने लगा तो उसके कानों में कुछ लड़कों की बातें आईं जो रूहानी को लेकर बात कर रहे थे। उनमें से एक बोल रहा था, यार क्या लड़की है, क्या कमर है, कसम से भगवान ने क्या फुर्सत से तराशा है, हाय काश मेरे पास होती तो कमाल हो जाता। उसके बाद दूसरे ने कहा, सच में यार, मतलब ऊपर से नीचे तक बवाल है, कसम से बहुत खूबसूरत है। उनका रूहानी को ऐसा देखकर बातें करना रूहान के गुस्से को बढ़ा चुका था। रूहानी ने ये बात सुनी थी पर उसने इग्नोर कर दिया। रूहानी के साथ अंदर आया और उसे बैठा के वो वॉशरूम की तरफ चला गया और जाते वक्त नील को इशारा कर गया। नील उन लड़कों के पास गया, उन्हें लेकर दूसरी तरफ वॉशरूम के पास ले गया। रूहानी बैठी इंतजार कर रही थी कि तभी वो लड़के उसके पास आए और हाथ के नीचे बैठ गए। ये देखकर रूहानी घबरा के पीछे की तरफ हो गई थोड़ा और उनसे बोली, क्या है? और भाई साहब ये आप लोगों के चेहरे पे क्या हुआ है? उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे उन लोगों को बहुत अच्छे से धोया गया था। उनमें से एक लड़के ने कहा, हम वो हैं जिसने आप पर कमेंट्स किया था, माफ़ कर दें हमें, आज के बाद हम किसी लड़की पर कमेंट नहीं करेंगे, सच्ची अपनी माँ की कसम खाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। ये देखकर वो बोली, तो ऐसा काम करते ही क्यों हैं आप भैया जी कि माफ़ी मांगे? चलिए अच्छा जाएं। ये बोलने पर वो लोग चले गए कराहते हुए। उनके जाने के बाद रूहान आकर उसके पास बैठ गया। रूहानी ने उसे घूर के देखते हुए उससे कहा, शर्म करें, अरे एक लड़की को आपके सामने कुछ लड़के कमेंट्स कर रहे थे और आप है कि सुन के इग्नोर कर दिया। पर कोई था जिसने इग्नोर नहीं किया बल्कि उन्हें अच्छे से सबक सिखाया। क्या बंदा होगा वो, कमाल। मैं फालतू के काम नहीं करता। और अब चले या यहीं बैठ के उस आदमी की बड़ाई करनी है? ये बोल वो उठ के आगे जाने लगा। उसे देख रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस सिंह ठाकुर कभी प्यार से बात नहीं करेगा, करेला सिंह ठाकुर। ये बोलते हुए उसे जीप निकाल चिढ़ाते हुए उससे पीछे चल दी। जब वो प्लेन के पास पहुंची तो उसने देखा कुछ लोग खड़े थे और उनके साथ नील भी खड़ा था। उसने देख कर रूहान से पूछा, ठाकुर साहब ये सब कौन है? और ये तो मुझे पर्सनल प्लेन लग रहा है, किसका है? उसकी बात पर रूहान ने उसकी तरफ पलट के उसे देखते हुए बोला, ये मेरा प्लेन, मेरा खुद का पर्सनल प्लेन, और ये मेरे गार्ड्स हैं। और कुछ पूछना है आपको रूहानी, या हम चलें? ये देख
उसने घबराते हुए और बड़े प्यार से पूछा। हाँ, एक और सवाल था। रूहान ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा। पूछो। वो मैं पूछना चाहती थी, आप इतने अमीर हैं, नहीं मतलब आपने अपने पिता की प्रॉपर्टी छोड़ दी, उनसे कुछ मांगने नहीं, तो ये सब, और आपको गार्ड्स की ज़रूरत है क्योंकि आपको तो दुश्मन भी मारने आएगा, तो आपके गुस्से से डर के भाग जाएगा। बस आप एक बार उसे घूर के देख लेना। वो ये कहते हुए रुक गई क्योंकि रूहान इस वक्त सच में घूर के ही देख रहा था। वो बिना कुछ बोले गया और प्लेन के अंदर चला गया। जब देखो गुस्सा, पता नहीं आगे क्या होगा। कान्हा जी बचा लेना इस रुद्रदेव से, ये बोल वो भी प्लेन में आकर बैठ गई। दोनों निकल गए थे एक अनजान सफ़र पर। किसी को नहीं पता था ये सफ़र कैसा होने वाला है। रूहानी के जाने के बाद जब रात में आदित्य महल आया तो वो सीधा अपने कमरे में गया। वहाँ पहले से ही रानी रूपा और सलोनी साथ बैठे बातें कर रहे थे। उसने अंदर आते हुए कहा, सलोनी कैसा गया रूहानी का प्रोजेक्ट, दे दिया उसने? इस पर सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, अरे कहाँ, उसके सर चले गए थे, अब वो रूहान देवर शाह के साथ दिल्ली गई है, वहीं उन्हें देगी और वापस आ जाएगी। ये सुनते ही आदित्य ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब शेर और शेरनी एक साथ? बाप रे, क्या होगा अब, कहीं रूहान उसकी हरकतों से तंग आकर उस पर गुस्सा ना कर दे। अब तो देवी माँ ही उसकी रक्षा करे। अरे अभी तक तो चूहे बिल्ली की लड़ाई शुरू भी हो गई होगी। हाय, मैं क्यों नहीं हूँ, ये बोल रानी हंस दी और उसके साथ सब हंस दिए। और यहाँ रात के वक्त जब 8 बजे दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बारिश हो रही थी। दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए रूहानी ने खुद को शॉल में लपेट रखा था। रूहान को लेने आए गाड़ियाँ उसके सामने आकर रुकी। इस वक्त बरसात की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ हो गई थी। रूहान ने रूहानी से कहा, चलो, ये बोल वो आगे बढ़ गया और रूहानी उसके पीछे चल दी। उसके पहले ही उसके एक आदमी ने छतरी खोली और रूहान पर कर दी। रूहान ने उसे इशारा किया कि वो रूहानी को प्रोटेक्ट करे। ये इशारा देख उसने छतरी रूहानी पर कर दी। ये देखकर रूहान बिना छतरी के गाड़ी की तरफ बढ़ गया तो रूहानी ने आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया ये छतरी हमें दें और आप हमारे साथ। भीग गए ना इस मौसम में तो बीमार पड़ जाएंगे, तब क्या करोगे, चलो। और ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर एक छतरी में उसके साथ आकर गाड़ी में बैठी। रूहान ने उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वैसे देख तो वहाँ रूहान को लेने आए उसके आदमी भी देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले रूहान ने किसी के लिए यह सब किया ही नहीं था। वो दोनों जैसे अंदर बैठे वैसे ही रूहान के सारे गार्ड्स आकर अंदर बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी गालिब के शहर दिल्ली की सड़कों पर। रूहानी गाड़ी से बाहर देख रही थी। दिल्ली की बरसात में गीली होती सड़कें, ट्रैफिक और भी बहुत कुछ। उसके लिए ये सब बहुत नया था। आज पहली बार वो राजस्थान के बाहर आई थी। रूहान बहुत गौर से रूहानी को देख रहा था। क्या होने वाला है दिल्ली में? क्या दोनों इस शहर से खाली वापस आएंगे या कुछ साथ होगा इनके? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।